अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 931वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, जलालाबाद ज़िला शामली उत्तर प्रदेश एक दीनी मदरसे के 4 फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को, मदरसे के मोहतमिम को और मदरसे के एक ज़िम्मेदार को, ऐसे 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। वकील साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। वो बताने लगे कि 4 फ़ॉरेन स्टूडेंट्स जो मदरसे में पढ़ते थे, उनका वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका था। उन स्टूडेंट्स ने अपने वीज़ा को रिन्यू नहीं किया। बग़ैर वीज़ा रिन्यूअल के वो लोग अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे थे। अब चूँकि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम होता है, जो भी फॉरेनर इंडिया के अंदर आता है या कहीं पर भी रुकता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। आपने देखे होंगे, आप किसी मुल्क में जाते हैं या किसी मुल्क से आते हैं तो सबसे पहले उस मुल्क के अंदर आपका जो अंगूठा है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ ली जाती है। और आप जब वापस जाते हैं तो सेम प्रोसेसिंग इसलिए की जाती है कि भाई ये आदमी जो हमारे मुल्क में आया था, ये वापस चला गया। लेकिन कोई अगर मुल्क छोड़ के वापस नहीं जाता है तो उनके पास में एक डेटा होता है ऐसे तमाम लोगों का, तो उनको भगोड़ा घोषित किया जाता है और फिर उनके एड्रेस जो है उसको ट्रैक किया जाता है। ये लोग कहाँ रुके हुए हैं, किधर है, कहाँ पर है। और जब उन लोगों को ये लोग मिल जाते हैं तो फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। सेम जो वाक़या पेश आया उन 4 मदरसे के स्टूडेंट्स के साथ में, वीज़ा तो एक्सपायर्ड हो चुका है, अब मदरसे में उनकी तालीम कंटिन्यू चल रही है। तो उन्होंने मदरसे के मोहतमिम साहब के ऊपर भी और मदरसे के ट्रस्टी के ऊपर भी कार्रवाई की। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम लोग इस तरीक़े की जब ख़बरें पढ़ते हैं कि मदरसे के 4 स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार किया गया है या मदरसे के मोहतमिम को गिरफ़्तार किया गया है, तो पहला जो इंटेंशन हमारे माइंड में आता है वो ज़ातीवाद का आता है। यानी पहले शुरू में ही हम ये सोचते हैं, देखो हमारे मदरसों पे कैसा जुल्म व सितम किया जा रहा है, हमारे मदरसे के तलबा को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया कि तुम हमेशा अपने भाई का साथ दो, चाहे वो जालिम हो या मज़लूम हो। साहबा ने पूछा, आए अल्लाह के नबी, मज़लूम का तो समझ में आता है कि भाई मज़लूम है, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसकी हिफाजत की जाए, लेकिन जालिम का हम कैसे साथ देंगे? फरमाया, उसको जुल्म करने से रोको। ये जो हदीस है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हदीस हमको क्या सिखाती है? ये हदीस हमको लाइफ का लॉजिक सिखाती है, ज़िंदगी गुजारने का एक रूल सिखाती है कि याद रखो, जिस मुल्क में आप रह रहे हो वहाँ के कायदे कानून की आप पूरी पाबंदी और एहतमाम करो। और अगर कोई नहीं एहतमाम करता है तो उसको एहतमाम करने की तरगीब दो। ये नहीं है कि आप हर बात को लाकर ज़ातीवाद के ऊपर थोपो कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर जुल्म कर रही है और हमारे मदरसों पे जुल्म कर रही है और हमारे स्टूडेंट्स को निशाना बना रही है। ऐसा नहीं है, गलत बात है, ये गलती है, हमको अपनी गलती माननी पड़ेगी। इसके लिए कसूरवार और ज़िम्मेदार अगर कोई है, वो मदरसे का मोहतमिम है, उस मदरसे का मैनेजमेंट है। इतनी अक्ल नहीं है आपको, सेंस नहीं है मुल्क में कैसे हालात चल रहे हैं, मुल्क के अंदर किस किस तरीक़े से मदरसों को ख़ास तौर पे टारगेट और निशाना बनाया जा रहा है, मदरसों के बारे में उसके निसाब को चेंज करने की, और मदरसे पूरे के पूरे गवर्नमेंट के ज़ेरे निगरानी देने की बातें हो रही है। ऐसे हालात में एक मदरसे का मोहतमिम अगर इतना बेहोश है, उसको इतना भी होश नहीं है कि मेरे मदरसे के अंदर जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके वीज़ा का क्या स्टेटस है, उनका वीज़ा चल रहा है, एक्सपायर हो चुका है, और एक्सपायर होने के बावजूद भी उनके वीज़ा को एक्सटेंड करने की, उनके वीज़ा को रिन्यू करने की जो प्रोसेसिंग है वो नहीं करा के वो मदरसे में ही पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उस मोहतमिम से बड़ा नादान इस सरज़मीन के ऊपर कोई भी नहीं है। अरे भाई, आपको इतना सेंस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ।
अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, मान लो उसके पास में 1 महीने का वीज़ा है, 3 महीने का वीज़ा है, अब उसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है लेकिन उसको और ज़्यादा रुकना है, उसका एकदम सादा, सिंपल और आसान तरीक़ा है। उसकी एक प्रोसेसिंग है, उसका एक ऑफिस है। वहाँ जाइए, आप अपना पासपोर्ट, अपने वीज़ा की ज़ेरॉक्स और उसके अलावा एक एप्लीकेशन लेटर होता है वो भर के दीजिए और साथ में रीज़न दीजिए कि भाई आप अपने वीज़ा को क्यों एक्सटेंड कराना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है। और वो जो भी फॉरेनर इस तरीक़े का एप्लीकेशन देता है उसके पेपर्स वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद में वो आगे की प्रोसेसिंग कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल तरीक़ेकार है हमारे मुल्क के अंदर। चूँकि देखो आज का जो ज़माना है ना, ये आज का ज़माना ऑनलाइन का ज़माना है। आप किसी भी दुनिया के मुल्क में जाइए या अपने मुल्क से बाहर जा रहे हो, सबसे पहले आपके अंगूठे का थंबनेल लिया जाता है। जैसे आधार कार्ड बनाते वक्त में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी, एयरपोर्ट पे जैसे ही आपने अपना थंब दे दिया, उसी वक्त के अंदर गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर ये बात आ गई कि भाई फलाने नाम का जो आदमी है, ये उसका आधार कार्ड है, ये नंबर का उसका पासपोर्ट है, वो मुल्क से बाहर जा चुका है। अब आप जिस मुल्क में जाओगे उस मुल्क के अंदर आपने जैसे ही अपना थंबनेल दिया, वैसे ही उस मुल्क के सिस्टम में आ जाएगा कि आपने उनके मुल्क में एंट्री की। और जब वापस आप अपने मुल्क में आते हो, फ़ौरन कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा कि आप फलानी तारीख़ को गए थे, अब फलानी तारीख़ को वापस आ गए। ऐसे ही कोई फॉरेनर अगर हमारे मुल्क के अंदर आता है तो वो फॉरेनर कब आया हुआ है, मुल्क के पास में पूरा डेटा महफूज होता है। कोई भी इंसान वो इस तरीक़े से भगोड़ा बन के यहाँ पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो जिस दिन भी जद में आएगा, गवर्नमेंट के पास में पूरा का पूरा कंप्यूटर के ऊपर उनका पूरा बायोडेटा सामने आ जाएगा। तो इसके लिए आसान प्रोसेसिंग है, एकदम आसान तरीक़ेकार है, गवर्नमेंट का सिस्टम है ये। और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाइए, हर मुल्क के अंदर ये सिस्टम है। आपके पास महीने का, 2 महीने, 3 महीने का अगर वीज़ा है, आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हरज नहीं है। उसकी जो फ़ीस होती है आप उसकी फ़ीस अदा कीजिए, आप वो पेपर कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल आपका वीज़ा वो एक्सटेंड कर देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप सोचो ना कितनी बड़ी गलती है ये। हालांकि हम जानते हैं आज के जो हालात है, ऐसे हालात में मदरसों को ख़ास तौर पे जद में लेने की कोशिशें हो रही है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर इस तरीक़े से एक मोहतमिम इतना बेहोश है, उसने इनके वीज़ा को एक्सटेंड कराने की अगर फ़िक्र नहीं की है, अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। इसके लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, ख़ास तौर पे अहले मदारिस से, आपके पास में अगर दूसरे स्टेट के बच्चे भी पढ़ते हैं, उस बच्चे का एडमिशन अपने मदरसे में उस वक्त तक ना कराए जब तक कि वो अपने शहर, अपने बस्ती का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से एनओसी लेकर नहीं आ जाता। एकदम मैं आपको साफ साफ अल्फाज में बोल रहा हूँ। चूँकि हमारे मुल्क के अंदर अलग अलग सूबों के अंदर, अलग अलग रियासतों के अंदर बच्चे एक दूसरे मदरसों में जाकर पढ़ते हैं। एकदम आज के हालात और आज के ज़माने के एतबार से मदारिस को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और फॉरेन स्टूडेंट्स भी अगर आपके मदरसे में कोई पढ़ रहा है, पहले चेक कीजिए कि उसका जो वीज़ा है वो एजुकेशनल वीज़ा है या नहीं है। कोई टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आया हुआ है, किसी और वीज़ा के ऊपर आया हुआ है, और वो अगर आपके मदरसे के अंदर इस तरीक़े से एडमिशन लेके पढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ ये ख़ुद आपके ज़मीर ने और आपके ईमान ने और आपके इस्लाम ने आपको उसकी इजाज़त नहीं देना चाहिए कि आप उस बच्चे को अलाउ करें, क्योंकि इस्लाम में भी तो धोखा देना हराम है। और ये आप धोखा दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि एक स्टूडेंट जो है वो टूरिस्ट वीज़ा लेकर आपके मदरसे में तालिब इल्म के तौर पे अगर तालीम हासिल कर रहा है, आप दोनों को भी धोखा दे रहे हो। एकदम साफ साफ प्रोसेसिंग है उसकी। अगर आपको उसको एजुकेशनल वीज़ा भी दिलाना है, कोई हरज नहीं है। माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर उसके लिए जो उसकी लीगल प्रोसेसिंग है, कहाँ वो पढ़ने वाला है, उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज, उस मदरसे के पूरे पेपर्स साथ में जोड़कर अगर वो एप्लीकेशन दे, आराम से उसको वीज़ा मिलता है, कोई हरज नहीं है उसके अंदर। चूँकि जैसे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर ई वीज़ा है, माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर भी वो फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। अभी मुझे वो टॉपिक पे बात नहीं करना है, लेकिन मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है
کہ بھائی اس طریقے کی حرکتیں نہ کرے. ہمارے مدارس کے اندر اگر فورن اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کا ویزا پراپر ہونا چاہیے. اور ہم یہ بھی تحقیق کرے, ایک سی فارم آتا ہے فورن اسٹوڈنٹ اگر آپ کے مدرسے میں ہیں, وہ سی فارم اس لیے ہوتا ہے کہ لوکل پولیس اسٹیشن کے اندر آپ انفارم کرائے جا کر ہمارے مدرسے میں اتنے فورن اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, یہ ان کا پاسپورٹ نمبر ہے اور یہ ان کا ویزا ہے. یہ ایک دم لیگل پروسیسنگ ہے. یہ آپ کا جو لوکل پولیس اسٹیشن, جس پولیس اسٹیشن کے انڈر میں وہ مدرسہ آتا ہے, وہاں پہ یہ پوری انفارمیشن جانا چاہیے. اس لیے کہ یہ خالی آپ کے مدرسے کے لیے نہیں ہے, یہ کالج میں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے, قانونی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, دیکھو میں تو یہی کہوں گا بھائی, غلطی ہے ہماری تو بالکل غلطی ہے, ہم نے ماننا چاہیے. یہ ریٹا راٹی اور زبردستی کا تھوپنا ہر چیز کو ذاتی بات کے اوپر, میں اس بات کو نہیں مانتا. چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی ایسے معاملات دیکھا ہوں جہاں پہ غلطی ہماری ہوتی ہے اور ہم اس بات کو لا کے تھوپ دیتے ہیں ذاتی بات کے اوپر. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو مجھے دیکھنے کے لیے ملا. ایک داڑھی ٹوپی والا کوئی شخص ہے اور وہ ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے, تیری میری, کرتا پھٹ گیا, اس میں خون بہہ رہا ہے. وہ ماننے کو تیار نہیں. 4 5 پولیس والے, ٹریفک والے اس کو پکڑ رہے ہیں, سن نہیں رہا ہے. وہ تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ ٹریفک والوں نے جناب کو روکے, جناب کے پاس میں ہیلمٹ نہیں تھا, اور ہیلمٹ نہیں ہونے کے بعد میں جب روکے اور ان سے کہا بھائی تمہارا 500 روپیہ فائن ہوگا, تو جناب ان کے ساتھ میں لڑائی جھگڑے میں لگ گئے, چلا پکارا, ان کے ساتھ میں ریٹا راٹی تیری میری کرنے میں. بولے وہ وجے مالیا 12,000 کروڑ کا گھول کر کے انڈیا سے بھاگا ہے, تم نے اس کو نہیں پکڑے اور میرے کو بغیر ہیلمٹ کے جو ہے. مطلب کیا ہے اس میں لاجک ہے کچھ؟ وجے مالیا اگر 10,000 کروڑ 12,000 کروڑ لے کے بھاگا بھی ہے, وہ ٹریفک والوں کی ذمہ داری تھی کیا اس کو پکڑنے کی؟ ارے بھائی وہ جس کا کام تھا, جس کی ذمہ داری تھی, ان کے اوپر اس کی کارروائی ہوں گی. لیکن وہ بیچاروں کی ذمہ داری تو اتنی ہے کہ کوئی اگر بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو روکے. اب آپ بغیر ہیلمٹ کے ہیں, آپ کو روکا گیا, آپ نے ملک کا قانون توڑا ہے, تو آپ کا اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام خالی آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ سر کے اوپر 450 اور 500 اور 600 روپئے کی ٹوپی پہنو اور ایک دم چکا چک وائٹ کپڑے, وہ بھی کڑک اس طریقے پہن کر اس طریقے سے ٹریفک والوں کے ساتھ میں حجت کرو, تیری میری کرو, اسلام کو بدنام کرو وہاں پہ بیچ چوراہے کے اوپر کھڑے رہ کر. یہ بھی آپ کو اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر ملک کا قانون ہے ہیلمٹ پہننا تو وہ آپ کے لیے فرض ہے. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے اورنگ آباد اجتماع کے اندر ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ٹریفک کے حکم کو توڑنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے حکم کو توڑنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹریفک کا قانون کس لیے بنایا گیا ہے؟ آپ کے جان کی حفاظت کے لیے. وہ ہیلمٹ پہننے کی سختی کیوں ہے؟ آپ کے جان کی حفاظت کے لیے. وہ بیچارے کس کے لیے سگنلوں پہ کھڑے رہتے ہیں, کس کے لیے لوگوں کو جو ہے راستہ دکھاتے ہیں, کس لیے وہ گاڑیوں کو ترتیب کے ساتھ میں چلاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے جان کی حفاظت رہے. آپ ان کا قانون نہیں توڑ رہے ہو, آپ اللہ کا قانون توڑ کر اپنی جان سے کھلواڑ کر رہے ہو. تو اس کے لیے اگر غلطی ہے ہماری, بالکل ماننا چاہیے, اور جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا قاعدہ, وہاں کا قانون, اس کو رسپیکٹ سر آنکھوں پہ رکھ کر, اگر گورنمنٹ کا قانون ہے ہیلمٹ پہننے کا تو بالکل ہیلمٹ پہننا چاہیے. اور اگر ہم نے نہیں پہنا ہے اور اگر ہم پکڑے جاتے ہیں, جو رول کے اعتبار سے دوسروں سے وہ لوگ پاوتی لے رہے ہیں, آپ نے بھی دینا چاہیے. 500 روپئے کے لیے اس طریقے کی ذلیل حرکتیں مت کرو. چوراہوں کے اوپر, چوک کے اوپر اپنے ٹوپی کو, داڑھی کو, جبے کو اور اسلام کو بدنام مت کرو وہاں پر. اس لیے کہ آپ کی ٹوپی, آپ کی داڑھی, آپ کا جبہ جو ہے نا, وہ آپ کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہے, وہ آپ کے مذہب کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ تو آپ کا اسلام جس کو آپ مانتے ہیں وہ آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہے اگر آپ نے بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلائی ہے, قانون توڑا ہے, تو آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ وہاں ریٹا راٹی, حجت بازی, تیری میری کر کے وہاں پہ ہر جگہ اپنی بھائی گیری. مسجد میں چلیں گی اپنی بھائی گیری, کیونکہ وہ اپنے باپ کا مال ہے. مسجد کے چٹائیوں پہ چلیں گی, صفوں میں چلیں گی, جو اپنی لائن ہے وہاں چل جائیں گی.
تو وہیں چوراہے پہ بھی ہم اپنی چلانے کو دیکھ رہے ہیں، روڈ پہ بھی اپنی چلانے کو، ملک کے قاعدے قانون میں بھی اپنی چلانے کو. بھائی صاحب وہاں پہ آپ کی بھائی گیری اور دادا گیری نہیں چلیں گی. وہاں پہ آپ کو ملک کے قانون کا احترام کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے جرم کیا ہے آپ کو اس کا پنشمنٹ اور آپ کو اس کی پاوتی بھرنا پڑے گی. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، صاف لفظوں میں کہوں گا، یہ اسلام سکھاتا ہی نہیں ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قاعدے قانون کو توڑو، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے جس دیش میں رہتے ہو اس کے قاعدے قانون کو رسپیکٹ دو، اور جو دیش کا قانون کہتا ہے اس کا پالن کرو، اس کے اوپر چلو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک سچا اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.